Hello students, I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हमारी सीरीज चल रही है सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इग्नू MAPC सेकेंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने MPCE 012 यानी कि साइको डायग्नोस्टिक्स का दिसंबर 2024 का पेपर पिक किया था एंड हमने सेक्शन ए के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम सेक्शन ए को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वेयर वी लेफ्ट। ये था हमारा पेपर एंड इसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। This is done. So today we have to continue with third onwards. ठीक है, so explain the skills and techniques required for interviewing. ठीक है, इंटरव्यू में कौन सी स्किल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत होती है वो हमें यहाँ बताना है। इंटरव्यू एक प्रोसेस है जब हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं, तो उस टाइम पे एक साइकोलॉजिस्ट को कौन कौन सी स्किल्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए उनके पास, जिससे कि एक सक्सेसफुल इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जा सके। सो वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Okay, so we are here, question number 3. We are solving it. Skills and techniques for interview. Okay. अब कोई भी इंडिविजुअल जब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके या किसी भी साइकोलॉजी के सेशन के लिए, काउंसलिंग सेशन के लिए, तो ऑफ कोर्स जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट एक अननोन पर्सन है, एक स्ट्रेंजर है, राइट? तो किसी भी स्ट्रेंजर और ऑलरेडी क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम है जिसका कि शायद वो हो सकता है कि अपने नियर एंड डियर वन से डिस्कस ना कर पाया हो एंड उसको ये लगता हो कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके शेयर करूँगा, लेकिन द मोमेंट दे रीचेस टू द साइकोलॉजिस्ट, उनको ये वो भी एक स्ट्रेंजर है उनके लिए, ठीक है? तो किसी भी स्ट्रेंजर के आगे अपनी कोई प्रॉब्लम रखना या कोई ऐसा प्राइवेट कंसर्न रखना, इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल थिंग, राइट? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट जो है उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे रेपो बिल्ड की जाए क्लाइंट के साथ, जिससे कि उनको ट्रस्ट आए, उनको रिस्पेक्टेड फील हो एंड उनको ये लगे कि हाँ, ये जो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है? इट इज़ वर्थ टेलिंग माई प्रॉब्लम टू द साइकोलॉजिस्ट who is sitting in front of me, then only the client will proceed, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइकोलॉजिस्ट को रेपो बिल्ड करनी आए। तो हमारा पहला स्किल या टेक्निक क्या होगी? सबसे पहली वो होगी रेपो, ठीक है? रेपो बिल्डिंग आप लिख सकते हैं इसको, या एस्टेब्लिशिंग रेपो ये लिख सकते हैं। अब रेपो क्या होती है? रेपो एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। इट इज़ एन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ओवर फ्रेंडली हो जाएं या अनप्रोफेशनल हो जाएं इस टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। नो, इट हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट फुल ऑफ ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, ओके? एंड इट शुड बी कंफर्टेबल इनफ कि क्लाइंट इज रेडी टू शेयर हिज और हर प्रॉब्लम्स, ठीक है? कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे कि उनके जो एथिकल या
रेशियल कम्युनिटी जो है इट इज़ ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाता है अपनी बातें शेयर करना। एक तो उनको ये हेजिटेंस भी होता है कि पता नहीं जो मैं बोलने वाला हूँ वो साइकोलॉजिस्ट को ठीक से एक्सेप्टेंस वो करेंगे कि नहीं, उस चीज़ की वर्थ है कि नहीं उनको बताना, ठीक है। तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस, बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लाइंट के मन में होते हैं, एक अनकंफर्टनेस होती है, जिसकी वजह से उनका सेशन में स्टार्टअप हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेपो बिल्डिंग, एंड ये काम होता है साइकोलॉजिस्ट का सबसे फर्स्ट काम, ठीक है। सो रेपो बिल्डिंग इज प्रोवाइडिंग द कंफर्टेबल वर्किंग रिलेशनशिप, और इट इज द कंफर्टेबल वर्किंग रिलेशनशिप। अगर आपकी रेपो ही एस्टेब्लिश नहीं हुई है तो वो इंटरव्यू का सेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। वर्किंग रिलेशनशिप that develops between the psychologist, or you can say professional, and the interviewee, ठीक है, जो इंटरव्यू दे रहा है। एंड ये एनवायरनमेंट जो है ये कैसा होना चाहिए, ये जो एटमोसफेयर एंड रिलेशनशिप है, इट शुड बी, साइकोलॉजिस्ट हैज टू बिल्ड दिस, ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट need to develop an atmosphere and a relationship that is, you can say, atmosphere and relationship to be built by psychologist, which is positive, trusting। अगर क्लाइंट को ट्रस्टिंग नहीं आएगा तो वो क्यों बताएगा आपको बात, है ना। एक्सेप्टेंस फील नहीं होगा उनको, ये ऑलरेडी स्टिग्मा पहले से ही है उन चीज़ों को लेके, तो दैट पर्सन विल नॉट टेल। रिस्पेक्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल, एंड उनको ये लगे कि हाँ आप उनकी कुछ हेल्प कर पाएंगे, इट इज़ वर्थ टेलिंग यू, ठीक है। अब ये तो हो गया कि रेपो बिल्ड करनी है। अब रेपो बिल्ड करनी कैसे है, इसके भी कुछ पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो सब्जेक्टिव इन नेचर है ये चीज़, ठीक है। आप कैसे, हर साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से ये रेपो बिल्ड करता है अपने क्लाइंट के साथ, एंड क्योंकि सब्जेक्टिव इन नेचर होती है तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस टाइप के हैं आपके, तो आपको उनके हिसाब से बातें आगे शुरू करनी है, ठीक है, रेपो बिल्ड करनी है। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रिंसिपल होते हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा पॉजिटिव, ट्रस्टिंग, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल एनवायरनमेंट दे पाएँ, ठीक है। एंड उसमें कौन कौन से, उस प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो कि जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो तो आपको हर जगह फॉलो करना ही करना है। एक तो आपको अटेंशन देनी है, ठीक है, प्रॉपर अटेंशन देनी है क्लाइंट को। ये नहीं कि आपके कहीं टेलीफोन आ रहा है, कहीं कोई बीच में आके आपको इंटरप्ट कर रहा है, कोई आपको आपकी दूसरी कोई रिमाइंडर देने कोई आ रहा है, कोई अपॉइंटमेंट का आपको बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है एंड आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लाइंट शुड फील कि आपकी कंप्लीट अटेंशन जो है उनको मिल रही है, ठीक। देन फ्रेंडली पोस्चर होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे फ्रेंडली पोस्चर कैसे होता है, जो कि लीनिंग फॉरवर्ड टाइप होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप क्लाइंट आपके सामने बैठे हैं एंड आप रिलैक्स होके और पीछे ऐसे पोस्चर करके आराम से सर लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। नो, दैट शुड नॉट हैपन। प्रोफेशनल तरीके से यू शुड सिट स्ट्रेट एंड लीन फॉरवर्ड, ठीक है, जिससे कि उनको लगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी ये बताए कि हाँ यू आर देयर टू लिसन टू दैट पर्सन, ठीक है। आई कांटेक्ट होना चाहिए।
एंड ये नहीं कि आपके और क्लाइंट के बीच में कोई फिजिकल बैरियर्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुत बड़ा कोई डेस्क है या उसमें ये बीच बीच में सामान रखे हुए हैं, आप किसी बैरियर के थ्रू उनसे बात कर रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन, देयर शुड बी अ क्लियर पैसेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देन इज लिसनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग, एक इफेक्टिव इफेक्टिव लिसनिंग इसको बोलते हैं कि आपको जो है क्लाइंट को अच्छे से लिसन करना है। क्लाइंट को देखो ये पता चल जाएगा कि आप उनको अच्छे से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आप कितना एक्टिवली और कितना केयरफुली लिसन करते हैं, सुनते हैं क्लाइंट की बातें, वो बहुत मैटर करता है। एंड लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड विच द क्लाइंट इज सेइंग, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और भी कन्वे कर रही होती है। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट यू हैव टू लिसन टू दोज नॉन वर्बल क्यूज एज वेल, ठीक है। लिसनिंग में यहाँ पे आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपको नॉन वर्बल क्यूज का भी ध्यान रखना है एज अ साइकोलॉजिस्ट। देन नॉन जजमेंटल, ठीक है, जज नहीं करना है कभी भी किसी भी क्लाइंट को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कास्ट कल्चर दे बिलोंग टू, या व्हाट बैकग्राउंड व्हाट प्रोफेशन दे बिलोंग टू, ठीक है। या फिर अगर उन्होंने कोई अपनी पर्सनल बात शेयर की है, इट मे बी लाइक वियर्ड थिंग और वॉट एवर, अगर आप उसको पर्सनली मानते हैं तो, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, ठीक है। उनको प्रॉब्लम है तभी वो आपके पास आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपको जज नहीं करना है, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल स्पेशली इन रिगार्ड टू द पर्सनल डिस्क्लोजर्स। देन एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब तक आपके अंदर एम्पैथी नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पेन, ठीक है, कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट, आपको कंप्लीट रिस्पेक्ट होनी चाहिए क्लाइंट के लिए, एंड दैट शुड हैपन इन अ प्रोफेशनल मैनर, नॉट लाइक कि आप उनके दोस्त ही बन जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट जो है एक इस टाइप की चीज़ है जिसमें कि आप ऑफ कोर्स यू फील द वे द पेशेंट इज फीलिंग, ठीक है, बट there should be a boundary to that and it has to be professional in nature. Then create a supportive professional atmosphere, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक तरीके से सम अप करता है ये पॉइंट सबको। सपोर्टिव प्रोफेशनल, क्रिएट अ सपोर्टिव प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, ठीक है। अलग से कुछ नहीं है इसमें, यही है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो या जैसे अब आप किसी रूम में भी अगर ले रहे हैं तो दैट रूम शुड बी, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा हो कि कंफर्टेबल हो, है ना। क्लाइंट को भी ये लगे कि हाँ इट इज़ एन एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट जहाँ मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है या पॉजिटिव वाइब्स हैं उस एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो सब चीज़ें हों। एंड ऑफ कोर्स ये जितनी भी सारी चीज़ें ऊपर हमने पढ़ी हैं ये सब चीज़ें हो उस एनवायरनमेंट में, सो देन इट विल बी अ सपोर्टिव प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ओके, सो ये हमारा रेपो बिल्डिंग हो गया है। नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी बात इसमें प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग में भी मैंने बता दी थी आपको, उसी टाइप से है ये। इफेक्ट थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। अब देखो कुछ तो होते हैं नेचुरल गुड लिसनर्स, ठीक है, लेकिन कुछ नेचुरली भी गुड इतने अच्छे लिसनर्स इफेक्टिव लिसनर्स नहीं भी होते हैं। तो ये स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो कि एक्वायर की जा सकती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि कई बारी सपोज नेचुरली क्या टेंडेंसी रहती है कि कोई आपको अपनी बात बता रहा है लेकिन आपके दिमाग में खुद अपने कुछ थॉट्स चल रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो जल्दी से।
बहुत देर तक फोकस नहीं रहता है किसी की भी बात पे सुनने के लिए, ठीक। एंड और क्या हो सकता है कि आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं तो आप उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मुझे जवाब क्या देना है सामने वाले को, है ना। उसकी एक दो बात सुन के हम जनरली क्या होता है कि अपनी थॉट्स में एंटेंगल हो जाते हैं कि अच्छा अब हम अपना जवाब प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हमें क्या जवाब देना है। तो दीज आर नॉट द गुड लिसनिंग स्किल्स फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जनरली लोगों की। जब एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में क्या होता है कि आपको सामने वाले, यू हैव टू बी ऑल ईयर्स टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग करनी है आपको, ठीक। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एक्टिव लिसनिंग में कंटेंट तो आता ही है जो क्लाइंट ने बोला, उसके साथ साथ उसकी क्या फीलिंग्स हैं वो भी आएंगी, ठीक। जैसे मैंने बताया था कि वर्बल क्यूज एंड नॉन वर्बल क्यूज दोनों चीजें आएंगी कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि जो कंटेंट है वो उनकी फीलिंग के साथ मैच ना कर रहा हो, बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच ना कर रहा हो। सपोज किसी को गुस्सा आ रहा हो, आप और वो मुंह से बोले कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग एंग्री, लेकिन आप देखें कि उसके टीथ क्लेंच हो रहे हैं, आर्म्स जो है उसने क्रॉस कर रखी हैं, बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि that person is angry right now, but his words or his or her words are saying that I am not angry। तो इस केस में आपको ये देखना है कि what is the truth, ठीक है। so it is also reading in between the lines, यानी कि जो नहीं कहा गया है वो भी आपको समझ आना चाहिए। अब जैसे हमने रेपो बिल्डिंग में देखे थे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही इफेक्टिव लिसनिंग के भी कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग की कुछ स्किल्स होती हैं, वो होती हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है। पैराफ्रेजिंग में बेसिकली क्या होता है, पैराफ्रेजिंग में आप क्लाइंट के जो कंटेंट है, बात का जो कंटेंट है, ठीक है, उसको अपने शब्दों में जो है रिपीट करते हैं, ठीक है, रीफ्रेज करते हैं, ठीक। इट इज बेसिकली रीफ्रेजिंग ऑफ द कंटेंट। क्लाइंट ने आपको अपनी कुछ बात बताई एंड उस बात को आपने ध्यान से सुना एंड देन उस बात को कंफर्म करने के लिए आपने अपने शब्दों में जो मेन कंटेंट जो है उस बात का वो आपने क्लाइंट को बताया, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्लाइंट को भी समझ आएगा, एक बारी दोबारा से उनका फोकस जाएगा कि अच्छा मैंने ये बात बोली है, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा इसमें रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन में आप रीफ्रेज करते हैं क्लाइंट की फीलिंग्स को। पैराफ्रेज में आप उनकी बात के कंटेंट को रीफ्रेज करते हैं और यहाँ पे आप रीफ्रेज करते हैं रीफ्रेजिंग ऑफ द फीलिंग्स, ठीक है। क्लाइंट ने जब बताया है, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने कुछ वर्बली भी बताया होगा कि मैं क्या फील करता हूँ, ठीक है, या हो सकता है कुछ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताया होगा। तो यू हैव टू रीफ्रेज दोज फीलिंग्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को भी पता चलेगा कि अच्छा मैंने इस टाइप की फीलिंग शो की है, एंड अगर उनको लगेगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो दैट पर्सन विल शो यू एक्सप्रेस यू मोर अबाउट दोज फीलिंग्स, ठीक है। इससे आपको भी कंफर्म होगा कि अच्छा। नेक्स्ट इज समराइजेशन। समराइजेशन में ये दोनों आ जाएंगे, पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्शन, ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक। टोटली फिर आप क्या करेंगे, पैराफ्रेज एंड रिफ्लेक्शन यानी कि कंटेंट और फीलिंग्स दोनों को रिफ्रेज करके एक ओवरऑल मैसेज का थीम प्रस्तुत करेंगे क्लाइंट के सामने, ठीक है। ओवरऑल थीम ऑफ द मैसेज, क्लाइंट ने जो भी बोला उसका क्या कंटेंट है क्या फीलिंग्स है वो एक ओवरऑल तरीके से आप उनको प्रेजेंट करेंगे कि ये चीज़ है आपकी, ठीक है, बेसिकली ये इशू है आपका एंड दिस इज हाउ यू फील, ठीक। वो होने के बाद नेक्स्ट आता है क्लैरिफिकेशन।
क्लैरिफिकेशन में क्या है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपने जो है बहुत अच्छे से क्लाइंट की बात को समझ लिया है। ठीक, हो सकता है कि आपने समझ लिया है, अभी तक आप श्योर हैं, लेकिन जस्ट टू मेक इट डबल श्योर आप एक आधे क्वेश्चन एक्स्ट्रा उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, टू क्लैरिफाई ऑन। तो इससे क्या होगा कि यू विल बी कंप्लीटली श्योर ऑफ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। ठीक, सो इसमें हम क्या करते हैं, आस्क क्वेश्चंस टू एंश्योर that the message is being fully understood। ठीक, ये जो है आपके कुछ तरीके होते हैं जिससे कि एक इफेक्टिव और यू कैन से एक्टिव लिसनिंग परफॉर्म की जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विच इज थर्ड। रेपो एस्टेब्लिशमेंट देख लिया हमने, देन हमने इफेक्टिव लिसनिंग देखा है, नाउ वी विल सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज के द्वारा, राइट। अब इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि हम कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्लाइंट के आगे, ठीक है, वो लैंग्वेज उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आपके सामने एक चाइल्ड हो सकता है, कोई यंग एज का पर्सन हो सकता है, कोई ओल्ड एज का पर्सन हो सकता है, कोई हाईली एजुकेटेड हो सकता है, कोई इलिटरेट पर्सन भी हो सकता है। तो हर केस में आपको ये ध्यान देना है कि मैं कैसे लैंग्वेज यूज करूँ, किस टाइप के वर्ड्स यूज करूँ जो कि उनको अच्छे से समझ आए। ठीक, अब जैसे अगर कोई आपके सामने एक रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है एंड इलिटरेट है, तो ऑफ कोर्स आप उनके सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, है ना, कि आप उनके सामने वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, वैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आम डे टू डे लाइफ में वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उनको वो समझ आए। हाँ, ऐसे ही अगर कोई बहुत ही लाइक अर्बन क्लास से आ रहा है या बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, तो वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा है तो बच्चे को समझाने के हिसाब से आप उस टाइप के एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं जो कि उसको समझ आए, है ना। एंड यंग एज है तो उसमें उनके हिसाब के जो एग्जाम्पल्स है जो उनको समझ आए उस टाइप की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमने एज अ साइकोलॉजिस्ट जो बुक्स पढ़ी हैं या आपने जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, sometimes psychologists used to tend to use those words while talking to the client। तो ये नहीं करना है, ठीक है, वो उन्होंने साइकोलॉजी की बुक्स नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, दे मे नॉट अंडरस्टैंड कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं उनसे। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल में हमें ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे सामने जो इंसान बैठा है उसका किस टाइप का बैकग्राउंड है, उनकी डे टू डे लाइफ में किस टाइप की लैंग्वेज यूज होती है, एंड देन वी यूज दोज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज विद देम, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगा। अदरवाइज उनको भी लगेगा कि आप पता नहीं क्या पूछ रहे हो क्या, वो जो बताएंगे उनको डाउट रहेगा कि पता नहीं आपको उनकी बात समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, सो द साइकोलॉजिस्ट मस्ट यूज एन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ठीक है, use an appropriate language to the patient। एंड इसमें आप लिख सकते हैं कि कीपिंग इन माइंड देयर बैकग्राउंड, देयर एजुकेशन, ठीक है, एंड शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्रोफेशनल जार्गन्स। ठीक है,
जैसे अगर आपको किसी से किसी भी सिम्टम की फ्रीक्वेंसी पूछनी है, तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर सिम्टम आपको दिन में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे। आप उनको कहेंगे अच्छा ये पर्टिकुलर सिम्टम, ये उसका नाम लेंगे और पूछेंगे दिन में कितनी बारी आपको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लैंग्वेज को हमें फ्रेम करना है, ताकि उनको लगे कि हाँ आप उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। अब हमें उनका बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये एक तरीके से नॉन वर्बल क्यूज हैं। ठीक, अब एक पेशेंट, एक क्लाइंट आपके सामने बैठे हैं एंड वो, आप इफेक्टिव लिसनिंग तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ आपको ये ध्यान देना है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका आई कांटेक्ट कैसा है, उनकी जो बात करने की वॉइस की टोन है वो कैसी है, पिच कैसी है, उनका अटायर कैसा है, किस टाइप के उन्होंने कपड़े पहने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सर्दी का मौसम है एंड उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं। ठीक है, मतलब जो कि उनकी मेंटल स्टेट को दर्शाएं। ठीक है, कि हाउ दे आर फीलिंग एक्चुअली। ठीक है, तो वो क्या आपको ये, और ये चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है कि ये और बाकी की जो चीज़ें हैं ये क्या सिग्निफाई कर रही हैं, क्या सिग्नल्स हमें दे रही हैं। ठीक, सो हमें व्हाट इज़ नॉट बीइंग सेड पे भी ध्यान देना है, हमें उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, फॉर एग्जाम्पल उनकी बॉडी पोस्चर। ठीक है, वो ठीक से बैठे हैं या ऐसे ढीले ढाले होके स्लाउचिंग पोजीशन में बैठे हैं, किस टाइप से बैठे हैं। ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज। देन हमें उनका आई कांटेक्ट देखना, आई कांटेक्ट मेंटेन है या नहीं है, वॉइस टोन, अटायर। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें उनकी देखनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मेल नहीं खा रहा। ठीक है, या जो अटायर, जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो मौसम के हिसाब से मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कोई एक्चुअली में डिप्रेशन में हो, लेकिन वो आपको बोल के ये शो कर रहा है कि नहीं नहीं मैं बहुत एनर्जाइज्ड हूँ, आई एम लाइक हाईली मोटिवेटेड एंड आई एम गुड टू गो। ठीक, इसके विपरीत ये हो सकता है कि कोई ये भी शो करे कि उनको जो है कंप्लीटली हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ध्यान देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ओके, राइट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, हम क्लाइंट से, हमारा इंटरव्यू हो गया है, क्लाइंट ने अपनी सारी बातें बता दी हैं, हमने उन बातों से रिलेटेड जैसे कंटेंट रीफ्रेज करके या फीलिंग्स को रीफ्रेज करके हमने बातें पूछ ली हैं, एंड हमने उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं ये श्योर करने के लिए कि उन्होंने जो बोला वो हमें समझ आया अच्छे से। उसके अलावा और क्या राइट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, वो जब उनको किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर की जब नॉलेज होती है, साइकोपैथोलॉजी की, ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होती है, तो उनको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को मेनिया है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, कोई भी डिप्रेशन है, अगर उनको अच्छी नॉलेज है तो उनको ये पता है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, कितने दिन तक वो जो है इशू रहा होता है लाइफ में, तब जाके इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, एंड कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, सिवियरिटी कैसी होती है, इन सब चीज़ों की जो है एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को नॉलेज होती है अबाउट द डिसऑर्डर्स। तो जब उनको अगर ये नॉलेज अच्छी है तो वो इसी टाइप से राइट क्वेश्चन क्लाइंट से पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो उनसे कहेंगे, अगर किसी ने ये प्रॉब्लम बताई कि उनको शक है लोगों के ऊपर कि वो उनको जो है कोई उनको उनके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, अगर कोई ये बता रहा है। ठीक है, तो आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये आपको कब से फील हो रहा है,
कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस है जब आपको ये सबसे पहले लगा हो, उसके बाद कब कब कौन कौन से इंसिडेंसेस हुए हैं जब आपको ये फील हुआ है, ठीक है। आप कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा के, जिससे आपको ये लगेगा कि क्लाइंट को क्या ये पता है कि वो एक्चुअली में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक। उनको अपने जो इलनेस है उसके बारे में उनको कितनी इंसाइट है या नहीं है, ठीक। तो इस टाइप से हम जो है राइट क्वेश्चंस पूछ पाएंगे अगर हमें पर्टिकुलरली चीज़ों की नॉलेज होगी तो, ठीक। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय राइट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, ठीक। इसमें अब क्या होना ज़रूरी है, क्रिटिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इट इज़ बेस्ड ऑन योर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग और बेस्ड ऑन द psychologist's experience and solid understanding of psychopathology and human behavior, ठीक है। ये जब नॉलेज अच्छी होगी तो वो राइट क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड राइट क्वेश्चंस क्या होता है उनमें इन्वॉल्व, जैसे कि वो किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड उसकी फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, ड्यूरेशन पता करेंगे, सिवियरिटी पता करेंगे, ठीक है, पेशेंट का परसेप्शन जानेंगे। अब ये आप ऐसे नहीं कि डायरेक्टली पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, ऑफ कोर्स उसको वैसे ही डिफरेंट तरीके से फ्रेज करके पूछेंगे, ठीक। ये लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। सो इस के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स एंड स्किल्स एज पर योर सिलेबस एंड आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ ऑल्सो फॉर इंटरव्यू, ठीक। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है ख़त्म। नाउ हमें करना है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल्स, डिस्क्राइब स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल्स, ओके। सो लेट्स सी दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट इज एल्फ्रेड बिनेट स्केल्स, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, स्टैनफोर्ड बिनेट, नॉट एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट से उसकी शुरुआत हुई थी एक्चुअली। सो आवर क्वेश्चन इज स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल्स, ठीक है, और इंटेलिजेंट स्किल्स, दैट इज द क्वेश्चन। इसके बारे में हमें बताना है कि ये क्या था, ठीक है। अब जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है ये एक इंटेलिजेंस स्केल है, ठीक है। इंटेलिजेंस स्केल यानी कि आईक्यू मेजर करने के लिए ये एक स्केल है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है कि ये ओरिजिनली तो फ्रांस में डेवलप हुआ था, ठीक है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन, ठीक है। थियोडोर साइमन ने ये किया था डेवलप इन 1905, ठीक है। वहाँ के जो स्कूल के बच्चे थे उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ थी उसको मेजर करने के लिए इन्होंने ये डेवलप किया था फ्रांस में, ठीक। उसके बाद में इसको यूएस में अडॉप्ट किया गया था बाय बिनेट एंड लुइस टर्मन, ठीक है। लुइस टर्मन जो थे उन्होंने इसको पब्लिश किया था एंड इट वाज लुइस टर्मन एंड बिनेट के द्वारा ये किया गया था एंड दे वर वर्किंग इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सो इट वाज नेम्ड स्टैनफोर्ड
बिनेट स्केल, ठीक है। ओरिजिनली ये था फ्रेंच में, देन यूएस ने इसको अडेप्ट किया था इन 1916, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंटेलिजेंस के लिए जो स्केल बना था ये उस टाइम पे, तो इट वाज इन 1916 एंड राइट नाउ इसका 5th वर्जन चल रहा है विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इंटेलिजेंट टेस्ट, एंड उसको SB5 के नाम से डिनोट करते हैं। SB5 इज़ नथिंग बट स्टैनफोर्ड बिनेट, ठीक है। तो SB5 इज़ योर करंटली यूज्ड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक। अब इसमें क्या मेनली किस लिए ये यूज़ होता है, टू फाइंड आउट द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रेंथ या कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिलेज हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चों में या बड़ों में भी, ठीक है। या फिर गिफ्टेडनेस, इंटेलिजेंट गिफ्टेडनेस जो है वो सब इसमें पूरी IQ की रेंज जो होती है, जैसे हमारी लाइक होती है फ्रॉम completely disabled to the giftedness and all that range, वो सब इसमें जो है मेजर की जाती है, ठीक है। तो ये 5th एडिशन जो था ये था आपका 2003 में आया था, एंड it is considered as the most reliable assessment tool for intellectual and cognitive abilities, and ये जो था आपका अल्फ्रेड बिनेट वाला ये तो बच्चों के लिए था, लेकिन जो SB5 है ये एक्चुअली एज इसमें कौन सी कंसिडर की है, फ्रॉम 2 to 85+ ईयर्स, तो यानी कि एक्चुअली 2 साल से ऊपर के सारे जो लोग हैं इसमें वो आ जाएंगे जो कि SB5 में जिनके ऊपर मॉनिटर ये हो सकता है, ये असेसमेंट जो है एडमिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। एंड इसको जो परफॉर्म करने में टाइम लगता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स में ये जो है परफॉर्म हो जाता है। सो 45 to 90 मिनट्स का इसमें टाइम रहता है एक्चुअली, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1 घंटे में या 50 मिनट्स में जो है ये एडमिनिस्टर हो जाता है, ठीक। एंड इस टेस्ट में क्या होता है कि इसमें आपके 5 सब टेस्ट होते हैं एक्चुअली, इंक्लूड 5 सब टेस्ट, और ये एक अच्छा 5 सब टेस्ट से पहले ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे हमने आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं, कुछ इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, तो ये इंडिविजुअल पे ही मॉनिटर किया जाने वाला एक टेस्ट है। एक टाइम पे एक ही बंदे पे मॉनिटर होता है, एंड उसको मॉनिटर भी कौन करता है, कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट मॉनिटर करता है, ठीक है। ये अपने आप से करने वाला टेस्ट नहीं है। एंड अल्टीमेटली इसका क्या होता है, IQ जो है इसमें निकाला जाता है, एंड उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि पर्सन की, बच्चे की जो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ वो कैसी हैं, ठीक। एंड इसमें 5 सब टेस्ट होते हैं एक्चुअली, एंड ये लिया जाता है वर्बल एंड नॉन वर्बल 2 तरीके से, ठीक है। दोनों ही यूज़ किए जाते हैं कंपल्सरीली, ठीक। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल होने की वजह से जो है इसका स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है कि हर काफ़ी वाइड टाइप की पॉपुलेशन पे ये यूज़ हो सकता है, यानी कि इलिटरेट लोगों पे भी ये यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो अब इसमें थोड़ा सा स्कोर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें जो IQ आता है उसके बेसिस पे क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो इसमें जैसे IQ की जो रेंज होती है, हम इसमें 5 सब टेस्ट के द्वारा वर्बल एंड नॉन वर्बल जो इन नेचर होते हैं उनके द्वारा हम IQ निकालते हैं, ठीक है। तो जो IQ की ये हो गई आपकी इधर रेंज, एंड ये हो गया आपका IQ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि क्या हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। तो अगर आपकी ये जाती है वंस बिलो, लाइक द मिनिमम इज़ 40 एंड द मैक्सिमम इज़ 160, इसकी जो रेंज है इस स्केल की, ठीक। तो 145 से 160 तक की जो रेंज होगी इनको कहेंगे वेरी गिफ्टेड,
या हाईली एडवांस्ड, ठीक। एंड देन इससे कम का जो रहेगा वो रहेगा 135, 130 से 144 तक का, उस रेंज में आएंगे आपके गिफ्टेड लोग। 120 से 129 में आएंगे सुपीरियर लोग, एंड 110 से 119 में आएंगे हाई एवरेज वाले। नाइन्टी से 109 में आएंगे आपके एवरेज वाले। 82, 89, ये देख लो 90 से 109 में आपके एवरेज आ गए हैं, तो उसके बाद अब आपका लो एवरेज, ठीक है, बिलो एवरेज 80 से 89 का जिसका स्कोर रहेगा। 70 से 79 का जो स्कोर रहेगा, इनको बॉर्डर लाइन पे रखेंगे या फिर डिलेड, ठीक है, बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड या फिर डिलेड, जिनको की थोड़ी सी लेट चल रही है, जिनकी की लर्निंग कैपेबिलिटीज। 55 से 69 तक के आएंगे आपके माइल्डली इम्पेयर्ड में, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड था, एंड या फिर बॉर्डर लाइन डिलेड, बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड और बॉर्डर लाइन डिलेड, ये हो गया, और ये हो गया माइल्डली इम्पेयर्ड और माइल्डली डिलेड, ठीक है। देन इज योर 40 टू 54 ये आएंगे मॉडरेटली इम्पेयर्ड, या फिर डिलेड, ठीक है, मॉडरेटली डिलेड या माइल्डली डिलेड, ठीक। तो ये हमने देखा, ये आपका स्केल जो है ये बेसिकली 40 से आपका 160 तक का रेंज आपको देता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन 5 सब टेस्ट की, कि ये कौन से 5 सब टेस्ट हैं जिसके आधार पे ये आईक्यू की रेंज एंड देन आईक्यू का क्लासिफिकेशन निकाला जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कौन से वो 5 फैक्टर्स हैं और 5 सब टेस्ट हैं जिसके ऊपर ये जिसके लिए एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। 5 फैक्टर्स हैं एक्चुअली, तो उसके 5 सब टेस्ट होते हैं, एंड देन फर्दर हर एक टेस्ट के वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। So let's see what are those. तो जो हम चेक करेंगे फैक्टर्स वो यहाँ आएंगे, 5 फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पे चेक करने, एंड उनके वर्बल होंगे एंड नॉन वर्बल टेस्ट होंगे, ठीक है। वर्बल में क्या चेक करेंगे, नॉन वर्बल में क्या चेक करेंगे, बेसिकली वो। तो आप देख सकते हैं कि हर एक फैक्टर को वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट के द्वारा यहाँ पे मेजर किया जाएगा। तो काफ़ी वाइड वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर भी इसको जो है एडमिनिस्टर किया जा सकता है, जैसे कि इलिटरेट पीपल भी हुए तो दे कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस टेस्ट, ठीक है, दिस इंटेलिजेंस स्केल। सो फर्स्ट इसमें जो फैक्टर मेजर किया जाता है इट इज फ्लूइड रीजनिंग, ठीक है। फ्लूइड रीजनिंग क्या होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो रीजनिंग है वो कैसी है, ठीक है। स्पेशली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, कल को कोई नई प्रॉब्लम आई तो उसको हम किस तरीके से रीजन आउट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें दी जा चेक की जाती हैं, ठीक है। एंड वर्बल होगा तो वर्बल में आपको जो टेस्टिंग होगी वो वर्बल तरीके से होगी, वर्बल फ्लूइड रीजनिंग चेक करेंगे, ठीक है। वर्बल फ्लूइड रीजनिंग इसमें होगी। देन अर्ली रीजनिंग्स,
अर्ली रीजनिंग इसमें देखेंगे, वर्बल एब्सर्डिटीज एंड वर्बल एनालॉजीज भी देखी जाएंगी, ठीक है। ये सब दिए जाएंगे इसमें टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड रीजनिंग। नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में जैसे आपको, जैसे वर्बल में तो क्या हुआ कि आपको लिखने के लिए कोई टेस्ट या उस टाइप की चीजें दे दी है ना, कि आप उसको पेन पेपर पेंसिल लेके कुछ भी आप उसे पूछा जा सकता है, तो यू कैन परफॉर्म द टेस्ट देयर। नॉन वर्बल में क्या होगा कि जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट करने के लिए बोलेंगे, या आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो कर आपका देखेंगे कि आपको एक टास्क दे दिया, चेक करेंगे कि आप कैसे उस प्रोसीजर को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं या कुछ और तरीके से परफॉर्म करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। यानी कि जो हमारे बॉडीली एक्शंस है, मूवमेंट्स हैं, उनके ज़रिए ये टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें वर्बल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके, नॉन वर्बल फ्लूइड ऑब्जेक्ट सीरीज आ जाएंगी, ठीक है। देन आपका मैट्रिसेस आ जाएगा, नॉन वर्बल नॉलेज आ जाएगी, प्रोसीजरल नॉलेज आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। नॉन वर्बल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, किसी भी प्रोसीजर की नॉलेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हमारा जो फैक्टर, वो होता है नॉलेज का, ठीक है। नॉलेज का मतलब वही कि आपको किसी भी एट अ पर्टिकुलर एज, जैसे किसी को कुछ जनरल तरीके की जो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसी है, राइट। तो इसमें जैसे हम आसपास हमारे हम रहते हैं एक सोसाइटी में, कल्चर में, तो उसके हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर एज पे जो है किसी का एक जनरल फंड ऑफ नॉलेज होता है, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो इसमें यहाँ पे मेजर किया जाता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, वर्बल नॉलेज ऑफ कोर्स, ठीक है, वो कैब चेक की होती है कि किस टाइप की आपकी वो कैब डेवलप हुई है उस हिसाब से और नॉट। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स नॉन वर्बल है, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, वो कैब नहीं होगी यहाँ पे, तो आएगी इसमें पिक्चर एब्सर्डिटीज। देन नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांट्स इज व्हाट, योर मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है, जिसमें कि आप नंबर से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको कैसे आप सॉल्व करते हैं, वो इसमें आएगा, ठीक। अब जो वर्बल टेस्ट वाले होंगे वो तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल के तरीके से, है ना, लिख के कोई सीरीज दे दी कि कुछ नंबर दे दिए, उसके बाद बताओ व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, है ना। तो इस तरीके से इनको, इस टाइप के टेस्ट इसमें आ सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, वर्बल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड आपके इसमें टेस्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें नॉन वर्बल आ जाएंगी, ठीक है। नॉन वर्बल में कैसे हो सकता है कि जैसे कुछ चीज़ें दे दी, उनको काउंट करना है, ठीक है, या आपको पॉइंट आउट करके बताना है कि इनमें से विच वन इज एट विच नंबर, इस तरीके से नॉन वर्बल क्वांट्स जो है इसमें रीजनिंग आएगी, ठीक है, नॉन वर्बल क्वांटिटेटिव रीजनिंग। देन है आपका विजुअल स्पेशियल रीजनिंग, ठीक है। विजुअल स्पेशियल रीजनिंग क्या होती है कि किसी भी, ये पोजीशनिंग से, स्पेस से रिलेटेड रीजनिंग होती है कि आपको एनालाइज करना है कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि जैसे आपको अगर कोई चीज़ दिखा दी जाए कि ओके, असलियत में तो एक जो बिल्डिंग है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, एंड उसके 4-5 फ्लोर्स हैं। अब वो ही बिल्डिंग अगर आपको पेपर पे दिखाई जाएगी, तो वो किस तरीके से दिखाई जाएगी, ठीक है, एंड देन उसको आप कंपेयर कर पाएँ कि ओके, इट इज़ दैट बिल्डिंग, एंड ठीक है, अब ये जो है ये इसका पेपर पे इसका पिक्चर है, इसका मॉडल है, पेपर पे वो उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपको विजुअल स्पेशियल रीजनिंग उसकी जो है आपकी हेल्दी है, अगर आप ये समझ पाते हैं कि ठीक है ये ऐसे बनी है यहाँ पे, ओके। एंड
तो इस ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरीके से कोई भी ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है वो इसके अंदर आता है। ठीक, तो इसमें पोजीशन, डायरेक्शन, ये सब जो है वो मैटर करती हैं कि चीज़ जो है उसी तरीके से रिप्रेजेंट की गई हो एट अ डिफरेंट प्लेस। ठीक, तो इसमें वर्बल में क्या आएंगे आपके, इसमें वर्बल है तो सबसे पहले तो सब में यही आएगा कि वर्बल दिस पर्टिकुलर टेस्ट, नॉन वर्बल दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वर्बल, विजुअल, स्पेशियल, प्रोसेसिंग। ठीक है, देन आएगा आपका प्रोसेसिंग एंड क्या बताया मैंने, आपकी पोजीशनिंग एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें पोजीशन एंड डायरेक्शन की एबिलिटीज चेक करते हैं। नॉन वर्बल में क्या आएगा, नॉन वर्बल में नॉन वर्बल विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग आएगी। ठीक है, नॉन वर्बल, ये जो इसमें था वर्बल विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, सेम इसमें यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, फॉर्म बोर्ड होगा, फॉर्म पैटर्न्स होगा। आपको कोई बोर्ड कंप्लीशन के लिए, कुछ बोर्ड पे बनाने के लिए दिया जा सकता है, फॉर्म पैटर्न बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी एक्टिविटी कंप्लीट कराई जा सकती है। देन आता है आपका वर्किंग मेमोरी। ठीक, वर्किंग मेमोरी में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को परसीव करने की, उसे स्टोर करने की एंड देन उसको रिट्रीव करने की, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं, उसको स्टोर करते हैं एंड देन बाद में रिट्रीव करते हैं, दैट इज मेमोरी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मेमोरी का, ये जो वर्किंग मेमोरी है, इसकी क्षमता कैसी है किसी के भी अंदर, वो कहलाती है वर्किंग मेमोरी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन 2 पे हूँ एंड स्क्रीन 3 मुझे कभी कभी बीच में ये दिखा रहा है। अभी मैंने चेक किया दोबारा से, आई होप ये आपको क्लियरली अभी दिखाई दे रहा है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आई होगी तो मैं आपको एक बारी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम वर्किंग मेमोरी पे हैं। वर्किंग मेमोरी में क्या बताया मैंने कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम परसीव करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं, स्टोर करते हैं एंड देन इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। तो ये होती है हमारी मेमोरी का प्रोसेस एक्चुअली। तो उस टाइप की जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी की वर्किंग है, वो कैसी है, वो इसमें एनालाइज किया जाता है, इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, पहले तो वर्बल वर्किंग मेमोरी। ठीक है, देन योर मेमोरी फॉर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की मेमोरी कैसी है वो चेक किया जाएगा कि जैसे आपको कुछ सेंटेंस बोल दिया एंड देन आपसे वो, या आपको दिखा दिया, पढ़ा दिया, देन उससे आप उससे रिलेटेड जो मेमोरी होगी वो आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, एंड और क्या होगा इसमें, लास्ट वर्ड, जैसे कुछ बता दिया तो उसके बाद आपसे लास्ट वर्ड पूछा जाएगा कि इसका लास्ट वर्ड क्या था, या आपने पढ़ा हो तो उसका लास्ट वर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, एंड देन नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में नॉन वर्बल वर्किंग मेमोरी होगी, डिलेड रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कितना रिस्पॉन्स डिले किया है, ब्लॉक स्पैन चेक किया जाएगा। ठीक है, नॉन वर्बल होगी, इसमें डिलेड रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा एंड ब्लॉक स्पैन, आपका कितनी देर तक चीज़ ब्लॉक रही है, वो मेमोरी ब्लॉक रही है, वो चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। एक आई एम नॉट श्योर कि वो उस टाइम पे पेपर वाली स्क्रीन आ रही थी या ये स्लाइड वाली आ रही थी। आई व्हेन आई चेक्ड इट वाज शोइंग मी द पेपर। तो एक बारी मैं आपको जल्दी से ये रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने 5 फैक्टर्स अपने अभी कवर किए हैं, जो कि वो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल में हमारे 5 फैक्टर्स टेस्ट किए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं एंड
एडमिनिस्टर किए जाते हैं बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल तरीके से। तो पहला है फ्लूइड रीजनिंग। फ्लूइड रीजनिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज चेक करते हैं एंड स्पेशली द न्यू प्रॉब्लम्स, जो नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें वर्बल जो टेस्ट होते हैं वो हमारे ऑफकोर्स उसमें हमें वर्ड की नॉलेज चाहिए होती है करने के लिए। नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, वर्ड नॉलेज का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसमें आपसे कुछ परफॉर्म करवाया जाता है जैसे कि, ठीक है, या आपके प्रोसीजर्स नोट किए जाते हैं, आप कुछ टास्क दे दिया जाता है तो उसमें उस तरीके से परफॉर्म करना होता है। तो वर्बल फ्लूइड इसमें कौन कौन से चीज़ें टेस्टिंग हो सकती है, वर्बल फ्लूइड रीजनिंग, अर्ली रीजनिंग, वर्बल एब्सर्डिटीज एंड वर्बल एनालॉजीज चेक की जाती हैं, ठीक है। नॉन वर्बल में आपके सीरीज, ऑब्जेक्ट सीरीज, मैट्रिसेस, प्रोसीजरल नॉलेज, नॉन वर्बल नॉलेज ये चेक होती है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है, ये था फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है आपका नॉलेज। नॉलेज में ये चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से जो एक आपका फंड ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज टाइप का, ठीक, वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फोर्थ फिफ्थ क्लास से बच्चे से अगर ये पूछा जाए हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो दैट चाइल्ड शुड टेल, है ना। यहीं अगर आप 2 साल के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछो तो उसके लिए क्वेश्चन इरेलीवेंट है, ठीक। तो इस तरीके की जो जैसे एक पर्टिकुलर एज पे जो फंड ऑफ नॉलेज हमारा जनरल नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पे चेक होता है। इसमें वर्बल नॉलेज चेक की जाती है, वो कैब चेक की जाती है। यहाँ पे इट इज चेक थ्रू पिक्चर एब्सर्डिटीज। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग। थर्ड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज चेक होती है, बेसिकली रिलेटेड टू नंबर्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट, ये सब चेक होते हैं। तो in verbal case it is checked through verbal quants reasoning, and in non-verbal it is checked through non-verbal quants reasoning. Then fourth one is your visual spatial reasoning. visual spatial reasoning में मतलब कि आपकी जो कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है, वो कैसे हैं कि आपको स्पेस में एक चीज़ दिखाई दे रही है, उसको अगर जैसे सपोज आपको पेपर पे बनाने के लिए बोला जाए, ठीक है, या आपको दिखाया जाए तो आप उसको उसी तरीके से जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक, आपको आइडिया हो कि ओके दिस शुड बी द लेंथ, इतनी विड्थ होनी चाहिए ऑन अ पेपर, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, पोजीशन ऐसे होनी चाहिए उस चीज़ की। तो दैट इज़ योर विजुअल स्पेशियल रीजनिंग। इसमें वर्बल में आपकी वर्बल विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग होती है, पोजीशन एंड डायरेक्शन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, ये सब चेक होता है। नॉन वर्बल में ऑफ कोर्स नॉन वर्बल तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है। फॉर्म बोर्ड होता है, फॉर्म कराए जा पैटर्न्स कराए जाते हैं, बोर्ड पे कुछ बनवाया जाता है, इस तरीके से करवाया जाता है, बोर्ड बनवाया जाता है। देन इज योर फिफ्थ इज वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी ऑफ कोर्स कि मेमोरी का जो पूरा प्रोसेस है कि भाई किसी चीज़ को परसीव किया, उसको स्टोर किया माइंड में, एंड देन उसको प्रोसेस किया, रिट्रीव किया वक्त आने पे, तो उसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। अगर वर्बल में हम चेक करेंगे तो वर्बल वर्किंग मेमोरी चेक करेंगे, सेंटेंसेस के मेमोरी के थ्रू चेक करेंगे, लास्ट वर्ड की मेमोरी के थ्रू चेक करेंगे। जब नॉन वर्बल होगा तो नॉन वर्बल तरीके से चेक करेंगे, कितना डिले प्रोसेसिंग है, रिस्पॉन्स है बातों में, वो चेक होगा। ब्लॉक स्पैन कितना है मेमोरी का, कितनी देर तक ब्लॉक रही है मेमोरी कोई भी किसी रिस्पॉन्स में, तो वो चेक होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये हमने स्टैनफोर्ड बिनेट में उसका उसके फैक्टर्स जो है वो कर लिए हैं। अब इसमें आगे ओके अब ये जो टेस्ट है इससे मैंने बताया था आपको कि इसमें हम आईक्यू निकालते हैं बेसिकली, ठीक है, इट इज़ टू मेजर द आईक्यू। तो अब इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें हमें 3 तरीके का आईक्यू मिलेगा। एक तो मिलेगा वर्बल आईक्यू, एक मिलेगा नॉन वर्बल आईक्यू यहाँ से इन, एंड एक हमें मिलेगा ये पूरे 10 के 10 टेस्ट जो होंगे, 10 हो गए ना, 5 वर्बल के हो गए, 5 नॉन वर्बल के हो गए, तो इसको बोलते हैं हम एफ, जो कंबाइंड आएगा उसको बोलते हैं FSIQ, ठीक है, फुल स्केल IQ, ठीक है। ये 3 टाइप के IQs जो हैं हमें ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम दिस स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, ठीक है। अब इसमें इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है इस स्केल को, एडमिनिस्टर्ड इन, इट इज इन अडेप्टिव, इट इज एन अडेप्टिव टेस्ट, ठीक है।
registered as an adaptive test. ठीक, अडेप्टिव टेस्ट क्या होता है बेसिकली आपका, जैसे एक तो हो गया कि नॉर्मल टेस्ट आपको दे दिया किसी ने, कोई आपको पकड़ा दिया कुछ एग्जाम करने को, एंड उसका लेवल जो है वो सेम है सबके लिए, ठीक है। अडेप्टिव टेस्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज करो पर्टिकुलर एज के हिसाब से पहले तो ये टेस्ट होते हैं कि आप ये नहीं कि आप 3 साल के बच्चे को ऐसा टेस्ट दे दो जो 15 साल के बच्चे को कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड अडेप्टिव इन नेचर का क्या होता है कि जैसे आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर एज पे आके जब अगर जिसका भी टेस्ट हो रहा है वो अगर उस पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आके उसके लिए डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब वो उसको नहीं परफॉर्म कर पाता, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो उसका लेवल रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी भी बच्चे ने 1 to 5 तक जो है जवाब बहुत अच्छे दिए, ठीक है, क्वेश्चंस के, दीज आर क्वेश्चंस 1 to 5 के क्वेश्चंस के जवाब बहुत बिल्कुल एकदम सही दिए, करेक्ट दिए, फिर 6 में उसको डिफिकल्टी आई, 7 में डिफिकल्टी आई, ठीक है। वो पर्टिकुलर उसमें डिसाइड होता है टेस्ट में कि कितना आपको डिफिकल्टी का लेवल उसका चेक करना है। अगर यहाँ पे वो बहुत डिफिकल्टी लगी उसको नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 आएगा उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो 6 और 7 के डिफिकल्टी लेवल से कम हो जाएगा, ठीक। 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। अब अगर वो यहाँ पे सही देता जा रहा है जवाब, तो फिर ग्रेजुअली जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक। तो टेस्ट जो है वो अडेप्टिव इन नेचर है, यानी कि उसकी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पर्सन इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। वो उसको जो वो डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरीके से फेस हो रहा है, तो ये होता है अडेप्टिव टेस्ट, किसी भी अडेप्टिव नेचर ऑफ एनी टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है एज एन अडेप्टिव टेस्ट। ओके, सो दिस इज इट, इतना मोर देन इनफ है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में फॉर यू। एंड दिस एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये एक ऐसा स्केल है कि जिसको कि आप साइकोलॉजिस्ट की निगरानी में ही करते हैं, एंड ऐसे फ्रीली आपको अवेलेबल नहीं होगा। दिस इज अ वेरी costly scale, and one need any professional need to of course buy it, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। बीच में वो थोड़ा सा मुझे भी श्योर नहीं है, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद देखना पड़ेगा कि वो जो 5 फैक्टर्स वाली जो स्लाइड थी वो विजिबल थी कि नहीं उस टाइम पे, बट मैंने बाद में वो आपको समझा दिया, कवर करा दिया पूरा, तो आई होप आपका कुछ मिस तो नहीं हुआ होगा फॉर श्योर। एंड काफ़ी टाइम हो गया तो मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास हम इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, विच विल बी वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन बी, है ना। सेक्शन यहाँ पे हमारा 1 जो है वो कवर हो चुका है, लेट अस मार्क दैट। सो हमने स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल भी कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन बी को करेंगे, ओके। सो दैट्स इट, अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन या कोई और कंसेप्ट आपको लगता है जो डिफ़िकल्ट है, अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ द इनिशिएटिव आई एम टेकिंग कि आपको एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस करा दें, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा है जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको कोई एक आधा चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आ रही है एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट दैट थिंग एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, ओके। सो विल talk about next questions in next class, ठीक है। Till then, take care, bye bye.